नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और आज हम बात करेंगे सबसे बड़ा सवाल में अमित शाह ने जो बयान दिया है कि बिहार की राजनीति में अगर जेडीयू और आरजेडी एक हो जाए तब भी शून्य और शून्य का योग शून्य ही होता है। सवाल उससे यही खड़ा हुआ, कहीं ये अमित शाह का ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? सुनिए जरा वो बयान, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी को भी कहना चाहता हूं कि शून्य में शून्य का योग बना लो तो शून्य ही होता है, 0 + 0 0 ही होता है। कितने भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने वाली है। तो ये बयान सुना आपने अमित शाह का। बीजेपी के नेता डॉक्टर संबित पात्रा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जेडीयू से अजय आलोक हमारे साथ मौजूद होंगे। समाजवादी पार्टी के नेता चौधरी साहब सिंह जी मौजूद हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। सुकेश रंजन हमारे सहयोगी कुछ ही देर में जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन संबित पात्रा जी, पहला सवाल आपसे ही है। ये जो अमित शाह साहब ने बयान दिया है उससे सवाल ये खड़ा हो गया, कहीं आप लोगों का ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? दिल्ली में एक बार आप लोग इसी तरह से हाथ जला चुके हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये किसी का अंडर कॉन्फिडेंस है। तो वो उन पार्टियों का अंडर कॉन्फिडेंस है जो किसी समय घोर विरोधी थे एक दूसरे के, मगर आज वो एक हो रहे हैं। तो आप हमारे ओवर कॉन्फिडेंस को मत देखिए, हम तो राइटली कॉन्फिडेंट है, मगर उनके लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस को देखिए। जिन लोगों का कोई ऐसा समय था जब ये एक दूसरे को मुंह भी नहीं देखते थे। आपको ध्यान होगा जंगल राज, लालू प्रसाद यादव जी के लिए जंगल राज जैसे शब्द का किसी ने प्रयोग किया था, तो उनके प्रवक्ता भी आज बैठे हुए हैं मेरे बगल में ही, नीले रंग की ड्रेस पहन के बैठे हुए हैं। आज वो कहते हैं वो जंगल राज नहीं था, वो सुशासन था। तो आप बताइए ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके पास आज अपने चेहरे को बचाने के लिए कुछ नहीं। नहीं, ठीक है, मैं उस पर बात करूंगा। संबित पात्रा जी, एक मिनट संबित पात्रा जी, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन जरा मुझे ये बताइए, आप शून्य में क्यों आंक रहे हैं? आप लोग लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों को आप कह रहे हैं कि शून्य और शून्य का योग शून्य होता है। समीर जी, पीडीपी का भी ध्यान रखो, पीडीपी जी से समझौता करा, उसका भी ध्यान रखो। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर आप चौधरी साहब सिंह जी के सवाल का जवाब दीजिएगा। संबित पात्रा जी। नहीं, चौधरी साहब सिंह जी का जवाब मैं नहीं दूंगा, मगर जहां तक आपका सवाल है कि वो शून्य और आप कुछ भी करें तो जायज और कोई कुछ करे तो सब गलत। चौधरी साहब, एक मिनट, मैं आता हूं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले मेरा जो सवाल है, शून्य क्यों लगता है आपको कि लालू यादव और नीतीश कुमार शून्य हैं? पहली बात तो है, जहां तक लालू प्रसाद यादव जी का संबंध है, बड़े सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति हिंदुस्तान का पहला डिस्क्वालिफाइड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, वह भी सुप्रीम कोर्ट के कारण से, वह शून्य नहीं तो क्या फलित राजनेता है? जिन्होंने गाय, बकरी, भैंस, इन छोटे छोटे पशुओं की भी चारा को हड़प कर लिया, उसको भी हजम कर लिया, वो शून्य नहीं तो क्या वो प्रोग्रेसिव लीडर है? और जहां तक जेडीयू का संबंध है, आप बताइए, जेडीयू नहीं, जो जाके डिस्क्वालिफाइड मेंबर के साथ अपने आप को क्वालिफाइड समझता हो, वह भी डिस्क्वालिफाइड है, वह भी शून्य है। चलिए, अब मैं अजय आलोक जी को चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अजय आलोक जी, क्या आप लोगों को इस बात का एहसास है जो बीजेपी कह रही है? अमित शाह ये कह गए पटना में आकर कि आप और लालू मिलकर भी शून्य हैं। मैं संबित जी से ही पूछना चाहूंगा और आप लोग सबको का एक चीज पे ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। क्या आपने किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक पब्लिक रैली में स्पीच देते हुए देखा है और मात्र 13 मिनट में अपना स्पीच खत्म करते हुए देखा है? क्योंकि नेताओं के लिए तो हेमोग्लोबिन होती है जनता। जनता जहां दिखती है ज्यादा, नेताओं का स्पीच 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा चला जाता है। आज क्या कारण था भाई कि 13 मिनट में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पीच खत्म कर दिया? 1 2 0 2 0 2 0 बोल रहे हैं, तो आज खुद ही जब 200 सीट देने को तैयार हैं, तब आगे से हम क्या बोल रहे हैं? अपने ही स्पीच में अमित शाह जी ने कहा कि आपकी सरकार बनेगी, या तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे या राबड़ी जी मुख्यमंत्री। ये कैसे चलेगा? तो कहीं ना कहीं तो खुद मान ही चुके हैं कि बिहार में सरकार बनने वाली है, इनका कोई जुगाड़ नहीं है। अब दूसरी हास्यास्पद बात इन्होंने आज ये कही, आज इन्होंने अद्भुत बातें कही है बिना होमवर्क किए हुए। इन्होंने हम पे आरोप लगा दिया कि 12 चीनी मिलों की जमीनें हमने किसको दे दी। संबित जी यहां मौजूद हैं। संबित जी एकदम आज जवाब इसका दे के जाएंगे कि अगर 24 घंटे के अंदर अगर दस्तावेज ये नहीं साबित कर पाए आपके न्यूज चैनल पे,
तो क्या अमित शाह पूरे देश और बिहार की जनता से माफी मांगेंगे? संबित पात्रा जी, ये आरोप लगा है, ये बात कही गई है, नीतीश कुमार ने भी कल जब भाषण दिया था, अजय आलोक जो बात कह रहे हैं वही उसी तरफ उनका इशारा था कि आप लोग भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम फैलाने की राजनीति बिहार में कर रहे हैं। अरे भ्रम तो ये फैला रहे हैं। नहीं, मैं संबित पात्रा जी से सवाल पूछ रहा हूं। अजय आलोक आपका जो आरोप है उसी पर मैं सवाल पूछ रहा हूं संबित पात्रा से। मैं आपको बताता हूं बड़े स्पष्ट रूप से, हिंदुस्तान की जनता सुन रही है। भ्रम कहां से उत्पन्न होता है? भ्रम हमेशा अहंकार से उत्पन्न होता है। पूरे हिंदुस्तान के अभी जो कॉन्टेम्पररी पॉलिटिक्स है उसमें सबसे बड़ा अहंकार अगर हिंदुस्तान ने देखा है 2014 में तो वो नीतीश जी का अहंकार देखा है। किस प्रकार अपने अहंकार में ही नीतीश जी ने अपनी ही पूरी समीकरण को बिगाड़ लिया, अपने आप को समाप्त कर लिया, कहां से 2 तक आ गए, ये हम सबने देखा है। इसलिए मुझे भ्रम के विषय में बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता और हिंदुस्तान की जनता ने 2014 में बहुत बड़ा हो रहा है। हुए आप हल्के में ले रहे हैं। चौधरी साहब सिंह यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं स्टूडियो में बैठकर। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी अब उनके साथ आ रहे हैं, लालू नीतीश के साथ। चौधरी साहब क्या कर लेंगे आप लोग? देखिए अखिलेश जी, लोटपोट हो रहे हैं। मैं तो चौधरी साहब को देख रहा हूं, वो हंस नहीं रहा है, वो लोटपोट हो रहे हैं। ये जो समित जी हैं, मैं मतलब ये किस तरह की बात करते हैं, मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है। जहां तक सवाल है इस बात का कि जो जनता परिवार की बात है, जो इस देश की स्थिति आज है, बिहार की बात में छोड़ दूं, जो आज इस देश की स्थिति है, 1 साल हुआ लोकसभा चुनाव को, 1 साल में इस देश में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि जो संवैधानिक व्यवस्था है उसे खतरा पैदा हो गया है और इस देश में लोकतंत्र समाप्ति का वातावरण बन रहा है। चौधरी साहब, लोकतंत्र बड़े समझ में नहीं आते। मुझे जरा एक बात बताइए, आप लोग समाजवादी बैनर के तले इकट्ठा होने वाले हैं? जी। समाजवादी बैनर तले ही होंगे ना, लालू यादव, नीतीश कुमार और आप लोग। सब समाजवाद है कहां सर? वो तो परिवारवाद है। सब समाजवादी नहीं, वो तो परिवारवाद है सर। तमाम पार्टियों में विरासत संभालने के लिए उनके परिवार के लोग ही आगे आ रहे हैं। लालू यादव का परिवार हो या फिर यहाँ पर मुलायम सिंह जी का परिवार हो। अखिलेश जी, देखिए सब पार्टी है और सब पार्टी ये सब जो है, जनता दल एक परिवार था, पहले जनता पार्टी थी, उसके बाद जनता दल बना, उनके बाद व्यक्तियों के अपने परिवार अलग हो गए। अब ये सारी पार्टी मिलकर जो है, जो देश में राजनीतिक हालात पैदा हो गए हैं, जिस तरह का जो है देश में वातावरण, राजनीतिक हालात नहीं है सर, मोदी साहब का डर है, इसलिए आप लोग एक छत में तले आ रहे हैं। कोई नहीं डरता है। मोदी से कोई नहीं डरता है। मोदी ने साथ रहते एक साल में इस देश में मोदी ने जो वातावरण पैदा किया है, जिस तरीके से किसान के साथ अन्याय हो रहा है, प्राकृतिक आपदा से किसान मर रहा है, मोदी विदेशों में अपना घूम रहे, विदेशों में घूम रहे। महीनों से आप लोग एक साथ आने की बात कह रहे हैं, अभी भी किसी तरह का कोई तालमेल नहीं दिखता है। नहीं, सब तालमेल है। तालमेल है? पूरा तालमेल है। पार्टी अब तक एक तो हो नहीं पाई। नहीं हो रही है, आपके सामने आ जाएगी। परिवार भले एक हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, मुलायम सिंह जी के परिवार में, लालू यादव जी के परिवार में। ऐसा है अखिलेश जी, किसी भी प्रक्रिया को पूरी करने के लिए उसका एक सिस्टम होता है। सब बात हो रही है, सब जो है सिस्टम बनना है, तो ऐसा नहीं है कोई जल्दबाजी में कोई फैसला लिया वो ज्यादा उचित नहीं होता है। तो सारी चीज बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है। अच्छा, जनता दल जो है परिवार एक हो रहा है और जो हालात देश में हैं वो बड़े अजीबोगरीब हैं। यहाँ किसान भुखमरी के कगार पे है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, यहाँ मजदूर और गरीब आदमी के साथ अन्याय हो रहा है। यहाँ मोदी जी ने बड़े-बड़े भाषण सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद नजर आता है करके देश की जनता के साथ भावना से खिलवाड़ करके जो सत्ता पे कब्जा किया है। आज किसान मर रहा है, मोदी जी विदेशों में घूम रहे हैं। चलिए, गुमराह आप लोग भी करते हैं सर, ठीक है। अगर मोदी साहब गुमराह कर रहे हैं तो उसका जवाब मैं लूंगा संबित पात्रा जी से, लेकिन आप पर भी यही आरोप लगता है समाजवाद का सिर्फ चेहरा बच गया है, हकीकत यही है कि परिवारवाद है। एक मिनट दर्शकों को सुनवाते हैं, एक मिनट संबित पात्रा जी। सर मैं आऊंगा आपके पास। एक शरद यादव साहब का बयान आया आपसे कुछ ही देर पहले, जरा वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिहार में चुनाव नजदीक है, उससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने आज एक बड़ी रैली की है पटना में। बात करने के लिए मौजूद हैं शरद यादव, वरिष्ठ नेता। अमित शाह का कहना है 0+0 यानी आरजेडी भी 0, जेडीयू भी 0 इक्वल्स टू 0। 0 कह रहे हैं तमाम बड़े नेताओं को जिन्होंने अब तक बिहार में राजनीति करी है। तब वो हमारी आरती तो नहीं उतारेंगे। बात है ना कि वो लंबी चौड़ी मारने में काफी महारत हासिल है उनको। वो तो 15 लाख दे रहे थे ना, अभी तक दिया तो है नहीं। वो पक्के मकान बना रहे हैं। वो देश और दुनिया में मतलब यानी ऐसा कह रहे हैं कि स्वर्ग उतरने वाला है यहाँ। फिर तो एक उनका वित्त मंत्री तो कह रहा है कि जमीन दे दो, 30 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अभी भी वो लगे हुए सपना दिखाने में। तो उनके कहने का उनके सामने हमारा आमना सामना, तो वो जितनी आलोचना करते हैं उसको एक कान से हम तो सुनते ही नहीं। आपने बताया, हम सुनते भी नहीं ना। आपका टीवी हमने खोला है। लेकिन क्या इससे क्या हो जाएगा सुकेश? आपने सुना जो कुछ कहना है इनका, ये सुनते भी नहीं, उससे क्या बदल जाएगी चीजें?
नहीं, देखिए, ये आज की जो रैली थी वो दरअसल कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए थी कि हम हैं, और जो हमारा विजय रथ रुका था दिल्ली में वो दरअसल किसी किन्हीं वजहों से रुक गया था, यहां नहीं रुकने वाला। ये कॉन्स्पिरेसी ऑफ सर्कमस्टांसेस है, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है कि सब लोग एक साथ आ गए हैं, नहीं तो हमारा विजय रथ रुकने वाला नहीं है। अब अजय जी कहेंगे कि नहीं नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बस एक साथ जनता दल आ जाएगा, परिवार एक साथ आ जाएगा, उसके बाद हम मुकाबला कर लेंगे। ये कॉन्फिडेंस इसलिए आया है क्योंकि नरेंद्र मोदी दिल्ली में हार गए, हार नहीं गए, बहुत बुरी तरीके से हार गए, और उसके बाद से ये चर्चा शुरू हुई कि नरेंद्र मोदी को रोका जा सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस जो आया है और ये लॉस ऑफ फेस जो बीजेपी का दिल्ली में हुआ है, उससे सब लोग उत्साहित हैं और अपनी अपनी जमीन बचाने की साहब सिंह जी भी कोशिश है, अजय आलोक की भी कोशिश है, आरजेडी की भी कोशिश है, क्योंकि अगर वहां पे बने रहना है, नहीं तो आप अजय आलोक जी से पूछिए, अगर आप 6 महीने पहले अजय आलोक जी से बात करते तो ये बीजेपी से जब इनका तलाक हो चुका था उसके बाद अगर उनसे बात करते तो ये शायद तब भी बीजेपी से ज्यादा हमला आरजेडी पे कर रहे होते थे। लेकिन ये न्यू फाउंड लव जो है वो इसलिए है क्योंकि ये सच्चाई है, इस हकीकत से अगर कोई नकारता है तो गलत करता है कि ये किसी तरीके से रीग्रुप करके एक वोटों का बंटवारा न हो, ये कोशिश है करने की। अखिलेश प्रताप सिंह जी, मैं आऊंगा बाकी नेताओं के पास, लेकिन कांग्रेस के जो हमारे साथ नुमाइंदा यहां पर मौजूद है उनसे मेरी बात अब तक नहीं हो पाई। अखिलेश जी, आपसे मेरा सवाल है, अगर अमित शाह पटना में रैली करके ये कहते हैं कि नीतीश कुमार और लालू दोनों अगर जुड़ते हैं तो 0 और 0 का योग 0 ही होता है, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है? अगर हाल में हम दिल्ली के नतीजों को देख लें तो दिल्ली का चुनाव जहां पर बुरी तरीके से मात का सामना करना पड़ा बीजेपी को। जब तक नीतीश जी बीजेपी के साथ थे बिहार में तब तक तो शतक व सैकड़ा थे। अब उन्होंने वहां पे दांत खट्टे कर दिए हैं तो अब 0 हो गए हैं। बीजेपी वो पार्टी है जो हर कुकर्म करती है, लेकिन दूसरा जब कुकर्मी को लेती है, ऐसे जिसका वो विरोध करती है तो कहती है वो पवित्र हो गया। आप याद करें, दिल्ली नहीं बिहार में भी उपचुनाव में क्या हुआ, बीजेपी का सुपड़ा साहब। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में क्या हुआ, बीजेपी का सुपड़ा साहब। यहां तक कि माननीय मोदी जी के संसदीय सीट का भी उपचुनाव हारे। तो ये, और आज दूसरी बात है जी, बात वो ये है कि आज 10-11 महीने हो गए, आप अपनी अब उपलब्धि तो बताइए। अब आप ये नहीं चलेगा कि हम ये करने वाले हैं या करेंगे, आपने उपलब्धि की शुरुआत क्या की है? और सवाल में तो सवाल तो ये भी है, सवाल तो ये भी अखिलेश जी आपसे मेरा कि कांग्रेस को इरेलेवेंट हो गई बिहार में, वो कांग्रेस जो अपने दम पर कभी सरकार वहां बनाती थी, क्या वजह रही? सर आप भी तो आत्ममंथन कीजिए। जी, हमने बहुत मंथन किया है। जाति और धर्म की लड़ाई में हम जब अपने वसूलों पे अडिग रहे तो हमें उसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा है, ये सच्चाई है। लेकिन क्या बात करें अखिलेश जी की निंदा, लालू यादव ने जमकर वहां जाति की राजनीति क्यों हमेशा बैक करते रहे बिहार में? अरे भाई, इतना जानकारी लेने लगते हैं, थोड़ा सेंटेंस कंप्लीट हो जाने दिया करिए। हम ये करें कि आज जो सत्ता में उसे अपनी उपलब्धि को तो आधार बना के वोट मांगना चाहिए। आज जब चुनाव होगा तो मोदी जी का हिसाब गिना जाएगा आज जो भी अगला चुनाव होगा कि आपने क्या किया जी, क्या किया। कोई बीजेपी का नेता बता दे 10 महीने में, इन 10 महीनों में गंगा और यमुना में बहुत पानी बह चुका है। समित पात्रा जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि अब हिसाब मांगा जाएगा आपकी सरकार का बिहार में। कौन सी उपलब्धि है? उपलब्धियों में सिर्फ एक ही, देश को डुबोया है, देश को गोड़ा है, डॉक्टर समित पात्रा समस्या उत्पन्न की है, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे बॉर्डर हो, शांत हो जाए पहले, करप्शन हो चाहे अंदर, हमारे जवाब दीजिए आपकी बात। सैनिक बॉर्डर पे मारे जाए, मारे जाए, उपलब्धि तो है नहीं, उसका जिक्र क्यों नहीं करते इनके नेता? उपलब्धि गिनाए, अमित शाह जी ने सरकार की उपलब्धि नहीं गिनाई, क्यों नहीं गिनाई भाई? है नहीं उपलब्धि। और भाषण भी बड़ा छोटा था समित पात्रा जी, बहुत ही छोटा भाषण, और लोगों को ये बात भी चौंका रही है कि आज आदमी अपनी सरकार की उपलब्धि आप लोगों ने दलितों का जिक्र तक नहीं किया। सत्तारूढ़ दल के लोग अम्बेडकर साहब को याद करके भूल गए दलित को, ऐसा लगता है मंच से कोई गिना ही नहीं रहा। समित पात्रा जी, ये रैली खत्म हो गया है तो अब मैं बोल दूं। अब मैं थोड़ा सा एक आपत्ति भी दर्ज करा देता हूं। देखिए, जब पैनल 5 या 6 लोगों का हो और अधिकांश लोग
जो अधिकांश लोग एक ही पार्टी के ऊपर आक्रमण कर रहे हों, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम एंकर तो मुझसे एक सवाल पूछने का टाइम भी दे और अटैक तो ना करे। मजाक में बोल रहा हूं ऐसे। सभी लोग यूनाइटेड हो रहे हैं हमारे खिलाफ, मगर भाई इस अपील के बाद राम करिए संबित पे। इस अपील, इस मार्मिक अपील के बाद संबित पे राम करिए। नहीं पात्रा जी मार्मिक अपील है, कर दिया। अब मैं बोल लूं? बोलिए पात्रा जी बोलिए। चलिए आप बोल लो। आप लोगों ने परमिशन दे दिया है, अब हम बोले। हाँ, नंबर 1 देखिए, कांग्रेस के विषय में एक नया डेफिनेशन आया है। कांग्रेस इज द न्यू रीजनल पार्टी। पहली बार कांग्रेस की वो हालत हुई है कि एक रीजनल पार्टी के रूप में वो उतर रही है चुनाव में और रीजनल पार्टीज के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। दूसरा, अभी अखिलेश जी ने कहा कि उन्होंने मंथन पूरा कर लिया है। क्यों? जो हर जगह हार रहे हैं वो बुरी तरह से, वो क्यों हो रहा है उन्होंने जान लिया, मंथन पूरा हो गया। अरे मंथन तो पूरा हो गया, मगर वो तपस्वी अभी तक वापस क्यों नहीं आए जो हिमालय में मंथन करने गए हुए थे? मंथन पूरा होने पर तो बात हुई थी कि तपस्वी वापस आ जाएंगे, मगर अभी तक तपस्वी आए नहीं है। वापस आ जाएंगे सर, तपस्वी पे हम बात नहीं कर रहे। देखिए संबित पात्रा जी, बहुत ही चालाकी से आप मेरा सवाल टाल वो तपस्वी, वो इनकी आदत है घुमाने की। तपस्वी तो बात करने लायक ही नहीं है, उनको छोड़ दीजिए। उन तपस्वी बात करने लायक नहीं है, उनको छोड़ दीजिए। खुद पार्टी ने छोड़ दिया है। हम मुद्दे ना सुनिए ना, सुनिए। देखिए, दिल्ली के चुनाव के बारे में अखिलेश जी आपने किससे पूछा? अखिलेश जी से पूछा। और आपने दिल्ली के चुनाव के बारे में कि क्यों बीजेपी की हार हुई, वो भी आपने अखिलेश जी से पूछा। बताइए, जिनकी समूल विनाश हो गया है, जिनका हमारा तो वोट परसेंटेज मेंटेन रहा, जिनका समूल विनाश हुआ है, वो हमारे विषय में ठीक है। ये सच बात है कि समूल विनाश हो गया, लेकिन विनाश से आप भी नहीं बचे संबित पात्रा जी। सिर्फ 3 सीटें मिली आप लोगों को भी, उसे भी मत भूलिए। इसीलिए मैं अरे अखिलेश जी, आप जब बोल रहे थे मैं बीच में बोल रहा था, नहीं बोल रहा था ना, आप सुन लीजिए। नहीं, 1 सेकंड आपको मिलेगा। आपने परमिशन दिया, मैं बोल रहा हूँ, फिर मैं दूंगा। हाँ, इजाजत तब मैं दूंगा थोड़ी देर में। आपने मुझे दिया था ना, मैं भी दूंगा। अरे मैं भी हूँ यहाँ पे सर, आप लोग एक दूसरे को इजाजत देने लगेंगे, फिर मेरी क्या हमारी परफॉर्मेंस। संबित पात्रा जी अपनी बात 20 सेकंड में खत्म कीजिए। के बारे में पूछा ना, इनसे परमिशन नहीं मांग रहा है, तो बेचारे परफॉर्मेंस के बारे में हमारे अनुरोध किया है। आप राहुल बाबा पे रहम करिए, मगर हमारे परफॉर्मेंस के हमारे परफॉर्मेंस के बारे में करेंगे। बीजेपी पे नहीं करेंगे। देखिए, हम कहीं और चले जाएंगे बारी बारी से। अखिलेश जी, मेरी गुजारिश 1 मिनट, संबित पात्रा को अपनी बात करिए। आप रहम करिए, आप रहम करिए। आप टाइम्स ऑफ इंडिया को आप पढ़ लीजिए, अभी आप गूगल कर लीजिए अखिलेश जी। वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है अभी? वर्ल्ड बैंक ने कहा है इंडिया इज ग्रोइंग एज नेवर बिफोर एंड इंडिया इज ग्रोथ। चलिए, तो यही बात आप बिहार में लोगों को जाकर समझाएंगे ना, फिर वोट हासिल करने के लिए। सुकेश, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहीं और चले गए। ग्रोथ हो जाएगा। तो क्या आप बोल रहे हैं वर्ल्ड बैंक झूठ बोल रही है? दुनिया में घूम रहे, आज तक 1 रुपया तो किसी ने दिया नहीं थे इसको। मोदी जी 1 साल से कटोरा लेकर घूम रहे सारी दुनिया में कि आओ निवेश करो, निवेश करो, निवेश करो। कोई आया क्या? संबित करता हूँ, जब प्रधानमंत्री विदेश में हो, समाजवादी पार्टी का ये कहना कि प्रधानमंत्री कटोरा लेके घूम रहे हैं, यह आपत्तिजनक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे वापस लिया जाए। ठीक है, प्रधानमंत्री इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना कनाडा जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कटोरा लेके घूम रहे हैं। इसलिए किसान मर रहे हैं, प्रधानमंत्री विदेशों में घूम रहे हैं, देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पहले देश के लोगों को आप देखेंगे विदेशों में घूमेंगे। उत्तर प्रदेश में आपकी भी सरकार है चौधरी साहब, हमारी सरकार किसान के हित में जो कर सकती है। आपने 60 रुपए 72 रुपए का चेक बांटा है अभी, और उसके बाद मीडिया में जब खबरें आई तब आपने 1500 रुपए का चेक बांटा है, जो कि ऊँट के मुंह में जीरा है। चौधरी साहब देखिए, सबके दामन में दाग है, यहाँ कोई पाक साफ नहीं। सुकेश, अपनी बात रखिए। बिल्कुल ठीक, आपने इनको याद करा दिया। अभी 1 दिन पहले की घटना है, 63 रुपए, 75 रुपए, 100 रुपए के चेक बांटे। हम उस पर अलग से डिस्कशन कर लेंगे, किया भी है। वो गलती उनके खिलाफ कर रहे हैं जिन्होंने ये गलती की। बिल्कुल 1500 का चेक देकर उनको बहुत बड़ी रकम आपने मुहैया कराई है। इस पर बाद में डिस्कशन कभी सरकार अपने संसाधनों से कर रही है, केंद्र सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। सर, संसाधन लायक नहीं है, इस पर बहस अभी नहीं जाएंगे। इस बहस में चूंकि ये पॉलिटिकल खाटी पॉलिटिकल बहस है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, बहुत कन्वीनियंटली आप लोग आंकड़ों के साथ खेलते भी हैं कि आप दिल्ली में अपना वोट परसेंटेज आपने बचा लिया, जब यही विपक्षी दल आपको ये कहते हैं कि आपको 33% से कम वोट मिले हैं, आपको
31% वोट मिला है आम चुनाव में, आप कहते हैं कि सीटें कितनी मिली, उस समय आप सीट पे जाते हैं। लेकिन दिल्ली में जब 3 सीटें मिलती हैं तो आप वोट परसेंटेज पे चले जाते हैं। तो कन्वीनियंटली ये तो आंकड़ा गिनाना बंद करिए, कम से कम ये मानना पड़ेगा आपको कि दिल्ली के चुनावों ने, दिल्ली में जो आपने धूल चाटी है, उसके बाद ये तमाम जो कोशिश हो रही है जनता परिवार को एक रखने की, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, ये इसलिए हो रही है कि उनमें एक रे ऑफ होप दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी को रोका जा सकता है। ये इम्पॉसिबल नहीं है। ये मान लीजिए कि दिल्ली ने ये मौका दिया, ये मानते कि नहीं आप? देखिए सुकेश जी, आपने एक सही बात कही और इसको मानने में कोई गुरेज नहीं करूंगा मैं कि हाँ, अगर हमने 2 उत्तर नहीं देना चाहिए। अगर हमने कहा कि वहां सीट देखिए तो मैं बिल्कुल मानता हूं, दिल्ली में हमारी करारी हार हुई है और इसको मानने में कोई गुरेज नहीं है और हमें सीखना भी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बिहार में हम करेंगे भी, मगर एक बात मैं यहां बता दूं, बिहार में जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर अगर वो प्रोजेक्ट करेंगे कि ये सबसे नॉन करप्ट लोग हैं और ये हिंदुस्तान को, ये बिहार को आगे ले जाएंगे। नहीं संबित पात्रा, बिल्कुल आपकी बात में दम तो है। नहीं संबित पात्रा की इस बात में दम है। मैं इसी से सवाल लेता हूं अजय आलोक से। अजय आलोक जी, जो आप लोगों की पृष्ठभूमि रही है, जिस तरह का रिकॉर्ड रहा है, जिस तरह का इतिहास रहा है, जो तमाम पार्टियां एक साथ आ रही हैं, कई बार लड़ाइयां भी हुई, और बिहार में तो लालू यादव के राज को आप लोगों ने जंगल राज कहा और उसी के खिलाफ आपने मैंडेट मांगा जब आप सरकार में आए थे। कैसे जनता को यह बात समझाइएगा? मैं एक एक करके बात बता दूं, पहले आपके सवाल के जवाब दे देता हूं। हमने लालू यादव के राज को जंगल राज नहीं कहा था, आतंक राज कहा था। एक डिग्री आगे बढ़ के हम आतंक राज कहते हैं। सर जंगल राज कहा था। विलय के बाद जो एक नया दल बन के आएगा, जी बोलिए। आतंक राज कहा था हमने, आतंक राज। लेकिन आज जो विलय होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और विलय होने के बाद एक नया दल उभर के आएगा और ये बिहार के चुनाव में जाएगा, जिसका इंजन नीतीश कुमार होंगे। तो एक बात बहुत संविद भी जान लें कि गुजरा हुआ वक्त लौट के नहीं आता है, और नीतीश जी ने खुद कहा है ये चीज कि लोग मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। अभी सुकेश जी कह रहे थे कि हम लोग मजबूरी और डर के कारण एक साथ आ गए, तो सुकेश जी को याद दिला दूं कि लोकसभा चुनाव के बाद जब उपचुनाव हुए थे उसी वक्त हमारा गठबंधन हो गया था। और जहां तक रही डरने की बात, तो जब 1.5 साल पुरानी पार्टी आम आदमी पार्टी इन पर झाड़ू चला सकती है, तो आपको लगता है कि समाजवादियों के विख्यात समाजवादी हमारे साथ हैं, ये लोग डरेंगे नरेंद्र मोदी जी से? दरअसल दिक्कत ये है अजय आलोक, जो आप बात कह रहे हैं उस पर मैं आऊंगा, लेकिन उसके पहले सुकेश से टिप्पणी चाहूंगा। 1 मिनट अजय आलोक, आपके पास आता हूं सर आपके पास। ये जो समाजवाद शब्द का आप लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं ना, तो मुझे एक सवाल पूछना पड़ता है। सुकेश, कैसे समझाएंगे ये लोग कि अभी भी हम लोग समाजवादी हैं? एक तरफ लालू यादव के परिवार में पप्पू यादव, वहां पर उनके जो पार्टी के नेता साफ साफ कह रहे हैं कि लालू यादव के परिवार वाले ही उनकी विरासत संभालने की काबिलियत क्यों रखते हैं। इधर आप देख ही रहे हैं मुलायम सिंह यादव के परिवार में क्या हो रहा है, तमाम सांसद उन्हीं की पार्टी से वहां पर पहुंचे हैं लोकसभा में। ये समाजवाद है क्या अभी भी? तो वो तो जनता ने जिताए हैं अखिलेश जी। तो जनता ने उन्हीं के परिवार के लोगों को क्यों जिताया? बाकी भी जीते ना। वो जनता का भरोसा क्या हो गया? थोड़ा जनता का भरोसा अगर सिर्फ मुलायम सिंह यादव के परिवार तक है सर, तो ये समाजवाद है क्या? अरे ये तो जनता ने आपके लिए बड़े आत्मंथन का विषय है। ये जनता ने फैसला किया, मेरा आपका फैसला नहीं है, जनता का फैसला है। ये इसका जवाब जो आप मुझसे ढूंढ रहे हैं वो जवाब नहीं थे जो अजय आलोक ने दिया है कि हमारे इंजन जो हैं वो नीतीश कुमार को होंगे। तो नीतीश कुमार, ये जरूर है कि नीतीश कुमार एक बेदाग चेहरा है, नीतीश कुमार का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड भी है अभी तक के हिसाब से, इसलिए जो बेस्ट पॉसिबल आदमी हो सकता है वो उनको सामने लाया गया है। और मैं फिर से बोलूं, ये समाजवादी पार्टी के लोग, चाहे जेडीयू, जो अलग अलग बिखरा हुआ दल, जनता दल से निकले हुए अलग अलग लोग, जो लोहिया के लोग जो जहां जहां गए थे, वो एक साथ आ रहे हैं। वो पॉलिटिकल जो कहते हैं ना, वो कन्वीनियंस के हिसाब से। अभी बिहार में चुनाव है, आने वाले साल में उत्तर प्रदेश में चुनाव है 2017 में, तो ये दोनों पार्टियों को जरूरत थी ये बात, और ये बात भी पुष्ट कर दी उन्होंने। अजय आलोक जब ये कहते हैं कि जब 1 साल 1.5 साल पुरानी पार्टी जब उनको धूल चटा सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये तमाम समाजवादी क्यों नहीं कर सकते? तो अपनी अपनी जगह पे, और कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता। इस फर्क को समझना पड़ेगा कि वो 1-1.5 साल पुरानी जो पार्टी थी उसको बहुत ज्यादा जनता ने आजमाया नहीं था। नहीं, जनता ने बहुत उम्मीदें थी। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा चेहरा थे, बेदाग चेहरा थे। यहाँ लालू यादव पर तमाम आरोप लगे हैं। वो सब कुछ ठीक है। हाँ। ये यहाँ का वोटर जो था वो अर्बन वोटर है। दिल्ली का मिजाज अलग है, उत्तर प्रदेश का मिजाज अलग है, लेकिन वहां अभी भी कास्ट की राजनीति होती है, रिलीजन की राजनीति होती है। तो कहीं ना कहीं आप होप देखते हो कि इसमें कुछ ना कुछ तिया पाचा कर सकते हैं, कुछ खेल कर सकते हैं। जब आदमी डाउन एंड आउट होता है, नीतीश कुमार को क्या छोड़ देना चाहिए?
नीतीश कुमार को क्या कोशिश नहीं करनी चाहिए? हाँ, हर आदमी को अपनी अपनी पॉलिटिक्स को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसका इक्वेशन कैसा हो। अगर जरूरत पड़ी तो नरेंद्र मोदी को लाया गया। नरेंद्र मोदी पे 10 आरोप थे, लेकिन वो सक्सेसफुल हुए। तो दोनों पार्टियां अपने अपने हिसाब से बिहार में किसका ठीक होगा, उत्तर प्रदेश में किसको लाने से ठीक होगा, वो करेंगे। लेकिन एक लाइन जोड़ दूं उसमें, लेकिन ये जो है ये मौके का गठबंधन, मैं अभी भी कह रहा हूं, इसमें लॉन्गेविटी कितनी होगी, क्या आगे तक जाएंगे, क्या उसकी कोई रूपरेखा सामने भी कम नहीं है। सुकेश, आज भी जिस तरह के डेवलपमेंट पटना में देखने को मिले हैं, गुटबाजी चरम पर है। एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा आज नाराज हो गए, अश्विनी चौबे के बारे में खबर आई कि उन्हें मंच पर जाने नहीं दिया गया। इसके अलावा भी तमाम बातें, उस पर भी हम बात करेंगे बीजेपी से कि क्या बीजेपी के पास कोई चेहरा अपना है क्या, या मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे बिहार में भी। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए, सबसे बड़ा सवाल कंधे पे चढ़ जाएंगे वो। सभी बात वैसे ही करते हैं, वो वही कर सकते हैं। आप देखिए, जो व्यक्ति गाय भैंस बकरी का चारा चुरा सकता है वो पीछे से चढ़ेगा और वो करेगा क्या, सामने से थोड़ी आक्रमण कर सकता है। तो लालू प्रसाद यादव से बहुत एक्सपेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कोई घबराहट, कोई डर नहीं है। अभी भी आपको लगता है कि नीतीश और लालू मिलकर शून्य नहीं रहेंगे? तो वो खुद नहीं, वो खुद ही बोल रहे हैं, लालू प्रसाद यादव खुद ही बोल रहे हैं मैं पीछे से चढ़ जाऊंगा। मतलब कॉन्फिडेंस हार चुके हैं। पीछे से वही आदमी चढ़ता है जिसके पास आत्मविश्वास नहीं होता है, जिसके पास विश्वास होता है। वो कहेगा मैं सामने से आके वार करूंगा। खैर, एक डिस्क्वालीफाइड एमपी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया हो, वो पीछे ही रहे तो ठीक। अजय आलोक, मैं आपके पास आऊंगा। चौधरी साहब सिंह जी, आपके पास आता हूं। कभी रणनीति के तहत करना पड़ता है ऐसा। ठीक है, एक मिनट। अखिलेश जी को जवाब देना चाह रहे थे संबित पात्रा को। अखिलेश जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। ये जो भाजपा के नए आर्यभट्ट अमित शाह जी बने हैं, इन्हें शायद ये नहीं पता कि जब पिछले चुनाव में नीतीश कुमार के बिहार में पिछलग्गू थे, ये अपना कुछ नहीं था इनका, बिहार में नीतीश कुमार के पिछलग्गू थे। और हर चुनाव में, दिल्ली चुनाव के पहले, देखिए बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है, इनके पास आर्यभट्ट जैसे लोग हैं, तो इतना तो इनको इल्हाम हो जाता है कि मोदी जी की दशा दिशा क्या है। तो दिल्ली के पहले मोदी जी हर प्रदेशों के चेहरे हुआ करते थे। दिल्ली में मोदी जी चेहरा नहीं हुआ, क्योंकि पता था कि पिट जाएंगे तो बेदी जीत जाएंगे तो मोदी मोदी। और वही बिहार में भी होना है, ये देखिए वहाँ भी दूसरा चेहरा लाएंगे। अखिलेश प्रताप सिंह जी क्यों चेहरा इशारा कर रहे हैं, समझ गया अखिलेश जी, आपकी बात में समझ गया। संबित पात्रा जी, ये यक्ष प्रश्न बिहार में भी अब आपके सामने होगा, कौन होगा वहां पर आखिर आपका चेहरा? तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। जो भी हमारा चेहरा होगा वो नहीं, जो भी हमारा चेहरा होगा वही चीफ मिनिस्टर बनेगा और वो हमारा ही होगा, चिंता मत करिए। नहीं तो अमित शाह तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग। बिहार में भी नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चेहरा वही होंगे। मेरा सुझाव है समित जी चले जाए, बिहार के साथ अच्छा रहे। अखिलेश जी को हमारे अखिलेश जी को और हमारे पार्टी के विषय में इतना क्यों पता है? इन लोगों की हालत क्या है मुझे बड़ा, बिहार के साथ अच्छा रहे। अखिलेश जी को हमारे अखिलेश जी को और हमारे पार्टी के विषय में इतना क्यों पता है? इन लोगों की हालत क्या है मुझे बड़ा तरस आ रहा है। देखिए, मैं एरोगेंट साउंड करना नहीं चाहता हूं, मगर 2014 के पश्चात जिस प्रकार से तमाम लोग इकट्ठे होकर भारतीय जनता पर अटैक कर रहे हैं, पार्टी पर अटैक कर रहे हैं, मुझे लगता है मुझे अपना आपा नहीं खोना चाहिए। तो आप आपा मत खोइए। मैं अजय आलोक जी से सवाल, आप लोग तो संविधान और लोकतंत्र पर अटैक कर रहे हो। एक साल पूरा नहीं हुआ, संविधान और लोकतंत्र पर अटैक कर रहे हो। देश का संविधान खतरे में पड़ गया है। एक सेकेंड, खतरे में। अच्छा, मैं इतना कहना चाहता हूं कि बाकी प्रवक्ताओं को बीजेपी के बारे में जितना पता है, मुझे लगता है इन लोगों ने कभी न कभी रात को छुप के मिस्ड कॉल जरूर दिया है, वरना इनको पता नहीं होता कि चेहरा कौन होगा, कब प्रवक्ताओं के बारे में हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते। बीजेपी के प्रवक्ताओं के बारे में हमें समित जी पता चर्चा में वापस लौटते हैं, गंभीर बात कर लेते हैं जरा, ठीक है? मिस्ड कॉल दिया है, सब मिस्ड कॉल दिया है। चलिए विषय पे लौटते हैं। बिहार की हम बात कर रहे हैं, बिहार की राजनीति पे हम बात कर रहे हैं। ऐसे में अजय आलोक जी, आपसे मेरा ये सवाल है, और जो कि एक बड़ा सवाल है, बिहार की जनता को फिर से मैं वही पूछ रहा हूं, आप समझाएंगे कैसे? क्योंकि एक लिहाज से आप लोग इस बार वहां अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, आर पार की लड़ाई है आपकी। जिस लालू यादव के खिलाफ आप लोगों ने वोट मांगा था, जेडीयू ने बीजेपी के साथ खड़े होकर, अब कैसे आप जनता को दोबारा समझाने जाइएगा कि अब उनके साथ है, इसलिए अब हमें वोट दे दीजिए? आप ऐसा है अखिलेश जी, मैंने आपको पहले ही बात में बोला था
कि इंजन से ट्रेन की पहचान होती है। सर अगर कोई बॉगी डिरेल हो जाए ना तो ट्रेन पलट जाती है, इंजन से सब कुछ नहीं होता है सर। अजय आलोक कर रहे हैं, अरे मुझे बोल लेने दीजिए सर, बोल लेने दीजिए। और दूसरी बात, हम तो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट करके इसमें सफलता पा चुके हैं। उपचुनाव में आपने रिजल्ट देख लिया है, बिहार की जनता इस पे मोहर लगा चुकी है। अब आम चुनाव में इस पे पूरी मोहर लग जाएगी। लेकिन जहां तक अभी संबित जी बोल रहे थे, जरा संबित जी मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दें। 1956 में बाबा साहब का देहांत हुआ था और उसके बाद आज तक तमाम राजनीतिक पार्टियां उनकी जयंती मनाती है। भारतीय जनता पार्टी ने एक अद्भुत इतिहास इस बार कायम किया और इन्होंने अंबेडकर साहब का आज खुले मंच से अपमान किया कि अंबेडकर साहब के चित्र को एक साथ लगा दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, एक तरफ लगा दिया दीनदयाल उपाध्याय को। किसकी जयंती ये मना रहे थे? क्या महादलितों के प्रति इनका यही सम्मान है? गिरिराज देखिए वो जीतनराम मांझी की बात कर देगा, उसी ब्रह्मेश्वर मुखिया को सुकेश जी को पता होगा, जो लक्ष्मणपुर बाथे में दलितों के हत्याकांड का नंबर 1 अभियुक्त था, उसको गिरिराज सिंह ने गांधी की संज्ञा दी थी। वो गिरिराज सिंह जी आज इनके मंच पे सुशोभित थे। कौन सा महादलित और किस अंबेडकर की जयंती है? जरा जवाब ले लेता हूं। सुकेश, मैं आपके पास आऊंगा फाइनल कमेंट के लिए। डॉक्टर संबित पात्रा, इन्होंने हमेशा आउटथ्रो कर दिया। कब इन्होंने महादलितों की बात की? और इनको क्या अधिकार था आज ये अंबेडकर जयंती मनाने का? चलिए संबित पात्रा जी, मैं जवाब देता हूं। पहली बात है, मेरे भाई अजय आलोक जी 2-3 बार कह चुके इंजन 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 ही इंजन नीतीश कुमार जी हैं। अभी लालू प्रसाद जी ने कह दिया कि वो गार्ड की बॉगी है, पीछे से चलेंगे। सवाल का जवाब दीजिए। अरे जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। मुझे उत्तर दे अंबेडकर जयंती आपकी पार्टी मना रही थी, हम लोग अभी मना रहे थे। नहीं, हमने बाबा साहब का नाम नहीं है। आप बाबा साहब को छोड़ के आपने सबका नाम ले लिया। बोलने कहा है, आप शांति बाबा साहब के नाम पे आप क्यों जयंती मना रहे हो? शांति से सुनिए पहले। अरे भैया, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अखिलेश जी, आप एंकर हैं या अजय आलोक जी एंकर हैं? सुनिए भाई, अजय आलोक जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। संबित पात्रा आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं, सुन तो लीजिए। अरे वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना, हो गया, वो जानते हैं। बीजेपी देने उनसे मैं बोलूंगा राम, वो बोलेंगे नहीं। किसी का सवाल का जवाब देना सुन लीजिए डॉक्टर संबित पात्रा जो कह रहे हैं, उसके बाद अपनी बात रखिएगा आप अजय जी। अखिलेश जी आपके पास भी आऊंगा। संबित पात्रा जी बोलिए। इंजन तो नीतीश कुमार जी चलाएंगे, गार्ड के डब्बा में तो लालू प्रसाद यादव है, झंडा तो वही दिखाएंगे। उन्होंने खुद कहा पीछे से चढ़ जाएंगे। अब देखिए, जिसकी गार्ड के डब्बे से जो झंडी दिखती है, इंजन तो वैसे ही चलेगी ना। तो कैसे चलेगी इंजन, बताइए? इंजन और गार्ड का डब्बा दोनों कनेक्टेड है। अब मेरे सवाल का जवाब बाबा साहेब अम्बेडकर, मेरे सवाल का जवाब अम्बेडकर। अरे आप शांत हो जाइए, इतनी बौखलाहट ठीक नहीं है अजय भाई। आप तो खुद डॉक्टर है, अब दूसरे डॉक्टर से ट्रीटमेंट थोड़ी चाहिए। इतनी बौखलाहट ठीक नहीं है, सुन लीजिए। हाँ, अब आप बोल लीजिए पूरा, जवाब बोलूंगा, मुझे बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। आप लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हमें मौका मिलना चाहिए। मुझे बस एक बात का जवाब दे दीजिए कि बाबा साहब के चित्र के साथ एक ही फ्रेम में एक तरफ मदन मोहन मालवीय जी और एक तरफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती मना रहे थे कि बाबा साहब की जयंती मना रहे थे। आज तक किसी राजनीतिक दल ने ऐसा कभी नहीं किया। सवाल हो गया, देखिए अजय सवाल हो गया। हमारे साथ और मेहमान है, आपके एक साथी यहाँ पर है, चौधरी साहब सिंह जी, समाजवादी पार्टी से बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं चाहूंगा जवाब दे इतिहास का भी। एक सेकंड जी, मैं थोड़ा सा इतिहास भी बता दूं अजय आलोक जी को। अजय आलोक जी शायद ये जानते नहीं होंगे कि जो पहला हमारा मंत्रिमंडल बना था, उसमें 2 ही गैर कांग्रेसी मंत्री थे। एक भीमराव अंबेडकर साहब थे, दूसरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। पार्लियामेंट में भी सभी नेताओं के तस्वीर एक दूसरे के अगल बगल में लगे हैं। तो क्या ये गैर कानूनी है? क्या ये किसी प्रकार का उल्लंघन है नियमों का? क्या फोटो एक दूसरे के अगल बगल में लग नहीं सकते हैं? किस प्रकार की विचित्र राजनीति कर रहे हैं? किस प्रकार की राजनीति आप करना चाहते हैं कि दोनों की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए? क्यों? अरे बता दीजिए जयंती किसकी मना रहे हैं? आप जाके आपके अरे जयंती किसकी मना रहे हैं? नीतीश कुमार जाके पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ षड्यंत्र करते हैं देश को बेचने की। हमने पूछा कभी? ब्रह्मेश्वर मुखिया को गांधी कहने वाले को शांत हो गया। चौथा साहब कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए आप जाके पाकिस्तान के अपनी बात रख लीजिए। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहस जिस तरह की हो रही है, इस बहस का इससे कोई उचित नहीं है। जो बहस शुरू हुई थी, जिसका जो आज बहस का मुद्दा है, बहस का मुद्दा है जनता परिवार एक हो रहा है।
तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जनता परिवार के एक होने का एक हो रहा मत बोलिए सर, बोलिए फिर से एक हो रहा है। हाँ मतलब वही मतलब है, उसे फिर से कह लीजिए या मतलब जो दोबारा मतलब एक हो रहा जनता परिवार। देखिए स्थिति है कि 1 साल पहले देश में लगभग 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ। उस चुनाव के बाद उस चुनाव में देश की जनता के सामने जिस तरह का नक्शा पेश किया गया, जिस तरह के वादे किए गए, जिस तरह के सपने दिखाए गए, वो मतलब 1 साल पूरा होने से पहले ही वो सारे जो है लोगों को मतलब जो फेल होते नजर आ रहे हैं। अच्छा। देश की जनता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और जिस तरह के काम बीजेपी की सरकार कर रही है। अभी देखिए पीडीपी, अभी जो है पात्रा जी कुछ और बात कर रहे थे, पीडीपी के साथ जिस तरह इन्होंने समझौता किया है, ये बात करते कहीं गो हत्या रोकने की बात करते हैं। अभी गोवा में जो है गो वंश की जो है बिक्री का इन्होंने जो है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है जो जनता परिवार का इतिहास रहा है, सुकेश, भानुमती का कुनबा कहते हैं। आपको लगता है कि अगर ये लोग एक बड़े फोर्स के तौर पर सामने आ रहे हैं, कहीं मोदी का विजय रथ रोक पाएंगे बिहार में? देखिए हालांकि दिल्ली में उन्हें झटका लग चुका है। मैं जवाब ले लूं सर, हो गया आपकी बात हो गई। सुकेश साहब सिंह जी सुन लीजिए, ये कई बार मिले, कई बार अलग हुए। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये आखिरी बार मिल रहे हैं ऐसा नहीं है। ये इनको एक दूसरे की जरूरत है इसलिए मिल रहे हैं। मैं एक सीधा सा सवाल रखना चाहता हूं सामने। आरजेडी, जेडीयू, आईएनएलडी, समाजवादी पार्टी, ये सब लोग एक साथ आ रहे हैं। बीजेडी जनता दल का टूटा हुआ पार्ट है, संबित पात्रा के स्टेट का मामला है। बीजेडी क्यों नहीं आ रही साथ में? बीजेडी ने कहा कि ये दरअसल पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है, ये इसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये दरअसल नरेंद्र मोदी से डर कर लोग एक हो रहे हैं क्योंकि वो सस्टेन करने के लिए वहां अपने दम पे काफी हैं। तो ये बताता है कि जनता परिवार में जिस तरीके की एका की जरूरत है आइडियोलॉजिकल लेवल पे, शायद वो नहीं है। कई इंजन होंगे उसमें। बिहार में जरूर नीतीश कुमार हो सकते हैं चुनाव के लिए, लेकिन कई इंजन होंगे। तो ये भानुमती का कुनबा जो बार बार इसको कहा जाता है, एक मिराज कहा जाता है कि जनता दल हमेशा एक रहेगा, हमेशा उस पर सवाल होगा कि क्या ये हमेशा के लिए है या तात्कालिक है। बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प होने जा रहे हैं। आगे भी इन मसलों पर हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आज इस बहस में इतना ही। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन संबित पात्रा जी, मैं चाहूंगा आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर मैं आपसे टिप्पणी लेना चाहूंगा ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ 24।